हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम लोग DC जनरेटर के सीरीज 5 देखेंगे। हम लोगों ने पहले 4 वीडियो देख चुके हैं जिसमें 4 सीरीज हो चुका है। आज हम 5वां सीरीज देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और, आप लोग अब इस वीडियो का नोट्स तैयार कर लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद मिले। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस कारण के उपरांत किसी जनरेटर के ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। ठीक, ऑप्शन है लोड करंट बढ़ जाए, प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, लोड करंट घट जाए, लोड करंट का कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित किस कारण के उपरांत किसी जनरेटर में ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। देखिए, जब हम लोड करंट को बढ़ाते हैं, यानी हमारी जब कोई मोटर चलती है और वो लोड उसका बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि लोड करंट हमारा बढ़ रहा है। और जब लोड करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, ब्रश का हो या टर्मिनल वोल्टेज हो, कभी भी जब लोड करंट बढ़ता है तो ब्रश का भी वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज दोनों बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है क्योंकि देखिए, जब हम करंट हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक, और उस करंट को प्रवाहित कौन कराता है? हमारा वोल्टेज। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जब करंट हमारा फ्लो होगा अधिक मात्रा में, जब लोड ज़्यादा होता है तो करंट क्या होता है? अधिक मात्रा में फ्लो होता है। ठीक, तो उसको फ्लो कराने के वोल्टेज का भी मान अधिक होना चाहिए। ठीक, तो उस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा? लोड करंट बढ़ जाए। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, DC जनरेटर की दक्षता होती है। ठीक है, ऑप्शन है 60%, 60 से 80%, 10 से 30%, 85 से 95%, 100%। ठीक, देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दक्षता होती क्या है। ठीक, देखिए दक्षता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई DC जनरेटर है, हमने उसे यांत्रिक ऊर्जा 100% दिया। ठीक, और वो विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें कितना परसेंट दे रहा है। ठीक है, वो हमें कितना परसेंट दे रहा है और गुणे 100, यही हमारा क्या होती है? यांत्रिक दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। DC जनरेटर का एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? 85 से 95% होती है। ठीक है, तो दक्षता हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसके द्वारा विद्युत दक्षता ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो देखिए विद्युत दक्षता ज्ञात करने का हमने अभी आपको बताया कि हम किसी को कितना यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं और वो कितना विद्युत ऊर्जा दे रहा है इंटू 100। ठीक, अब देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आउटपुट वैद्युतिक शक्ति उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुणे 100, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटे में आउटपुट प्लस अवांछित हानियाँ क्षतियाँ प्लस गुणे 100, आउटपुट इंटू I² इंटू आर क्षति गुणे 100, और लास्ट है आउटपुट बटे में इनपुट गुणा I² इंटू आर क्षति गुणे 100। ठीक, तो अभी हमने समझा कि दक्षता क्या होती है, कि हमने उसको कितना दिया। ठीक, और वो हमें कितना मिला। ठीक, हमने यांत्रिक ऊर्जा कितना दिया और वो कितना विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया गुणे 100, यानी उत्पन्न यांत्रिक, अब हम उस आधार पर कह सकते हैं उत्पन्न यांत्रिक शक्ति और उसके ऊपर है आउटपुट वैद्युतिक शक्ति। ठीक, यानी आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटे में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुणे 100। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित किस कारण से जनरेटर को समानांतर में चलाया जाता है। ठीक, तो देखिए जनरेटर में कभी भी जनरेटरों को हम 2 जनरेटरों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उसे किस में जोड़ते हैं? समानांतर में जोड़ते हैं। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि किन कारणों से जोड़ा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सप्लाई की दक्षता स्थिर रखता है, जब और जैसे आवश्यक हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है, मरम्मत की सुविधा देता है, फलस्वरूप कम ब्रेकडाउन होते हैं, उपरोक्त तीनों। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सप्लाई की स्थिरता रखता है। ये भी सही है क्योंकि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, समानांतर में जोड़ते हैं तो सप्लाई की स्थिरता रखती है। जब और जैसे आवश्यक अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा होती है, मान लीजिए हम अभी लोड दे रहे हैं 10 एम्पियर का, चाहे तो हमसे 15 एम्पियर का भी दे सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा सही है। ठीक,
तीसरा है हमारा मरम्मत की सुविधा देता है। ठीक है, देखिए जब हम दो जनरेटर को समानांतर में जोड़ रहे हैं और एक जनरेटर खराब हो जाती है तो हम पूरा लोड दूसरे जनरेटर पर दे करके उस जनरेटर को हम बना सकते हैं। तो इस हिसाब से मरम्मत की भी सुविधा देती है, यानी उपरोक्त तीनों हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस अवस्था पर दो जनरेटर समांतर में चलाया जाता है, यानी ऑप्शन है दोनों जनरेटरों की वोल्टेज समान होनी चाहिए, धन से धन जुड़ा होना चाहिए और ऋण से ऋण हो, जनरेटर की क्षमता समान होनी चाहिए, इनमें से सभी। देखिए कभी भी समानांतर में जोड़ने से के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे जनरेटर की वोल्टेज समान होनी चाहिए, जैसे दो जनरेटर हैं उनकी वोल्टेज रेटिंग जो हो समान होनी चाहिए। धन को धन से भी जोड़ा जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है। जनरेटर की क्षमता समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी दो जनरेटर तो उनकी क्षमता भी समान होनी चाहिए, यानी इनमें से सभी होगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या होगा जब समानांतर में चल रहे दो जनरेटर में से एक जनरेटर हटा लिया जाए? ठीक, ऑप्शन है दूसरा जनरेटर भी बंद हो जाएगा, फिर अगला है दूसरा जनरेटर की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी, फिर अगला है पहले से उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे को धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट है दोनों जनरेटरों की उत्तेजना साथ साथ बढ़ती है। देखिए जब दो जनरेटर को समांतर में चला रहे हैं और एक जनरेटर को हटा लेते हैं तो क्या होती है, पहले की उत्तेजना दो जनरेटर पहले जनरेटर की उत्तेजना है धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जब हम एक जनरेटर को बंद कर देंगे तो क्या होगा, उसका जनरेटर धीरे धीरे खत्म होगा, दूसरे पर लोड बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है डायनेमो सिद्धांत है, डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है ये पूछ। फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत, एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, इनमें से कोई नहीं। देखिए फैराडे जो है फैराडे जो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो डायनेमो जो होता है डीसी जनरेटर का ही एक छोटा रूप होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम प्रयोज्य है। ठीक, ऑप्शन है मोटर पर, जनित्र पर, ट्रांसफार्मर पर, में से कोई नहीं। देखिए ये कह रहा है फ्लेमिंग साहब ने दो नियम दिए थे, एक दायां हस्त नियम और एक बायां हस्त नियम। तो ये कह रहा है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके लिए है, जनरेटर के लिए है कि मोटर के लिए है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए दायां हस्त नियम जो होता है वो जनरेटर के लिए होता है और बायां हस्त नियम जो होता है वो मोटर के लिए होता है। तो उस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यदि एक दिश धारा जनरेटर की चाल को बढ़ाया जाए तो जनरेटर विद्युत वाहक बल क्या होगा? ठीक, ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, एक ही रहता है, घटता है बाद में बढ़ता है। देखिए किसी भी जनरेटर का जब चाल हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स को काटने की संख्या क्या होती है, उसकी बढ़ जाती है और बढ़ने के फलस्वरूप क्या होगा, वो ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो कह रहा है विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। स्थिर चाल पर चलने वाली श्रेणी वेष्टि जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? ठीक, अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोड करंट बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज और ब्रशेज वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल चुका है। ठीक है, कह रहा है कि स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी वेष्टि जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? ठीक, तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि, ठीक, देखिए ऑप्शन है इनपुट पावर निम्न हो, हानियां निम्न हो, पावर का वास्तविक घटक निम्न हो, किलोवाट घंटा का उपभोग निम्न हो। देखिए हमने अभी आपको बताया कि दक्षता जो होती है जब हम किसी जनरेटर को चलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और कितना वो हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी दक्षता कहते हैं। ठीक, और जो मान लीजिए हमने 100 दिया और 90 हमें मिला तो इसका मतलब क्या है, वो कि 10% जो हानि के रूप में खत्म हो गया। ठीक है, तो कभी भी उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए जितनी निम्न हानियां होती है, यदि हम हानि को निम्न कर दे दक्षता हमारा क्या हो जाता है, ऊंचे हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हानियां निम्न हो तभी हमारा उच्च दक्षता प्राप्त होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से ध्रुव शू निम्नलिखित द्वारा अबंध रहते हैं। ठीक, रिवेट, ऑप्शन नंबर ए है रिवेट, शंकु खाद पेंच, ब्रेंजिंग, वेल्डिंग। देखिए ये कह रहा है कि ध्रुव कोड से ध्रुव शू निम्नलिखित द्वारा अबंध रहे, यानी ध्रुव कोड से ध्रुव शू जो है किसके द्वारा जुड़े होते हैं,
रिवेट के द्वारा होते हैं, शंकु खाद पेंच के द्वारा होते हैं, ब्रेजिंग के द्वारा होते हैं, वेल्डिंग के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, शंकु खाद पेंच के द्वारा वो जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लक्स ध्रुव, आर्मेचर की चाल, ध्रुव की संख्या, इनमें से सभी। ठीक, देखिए डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो ध्रुव की संख्या पे भी होता है, फ्लक्स ध्रुव पे भी होता है, आर्मेचर की चाल पे भी होता है, यानी इनमें से डी सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शंट जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बढ़ना रुक जाता है। खाली स्थान है, शंट जनरेटर में सामान्यतः खाली स्थान वोल्टेज बनना रुक जाता है, कब? चलिए ऑप्शन है गति सीमित होने पर, आयरन की संतृप्त होने पर, आर्मेचर गर्म होने पर, अवरोधक प्रतिबंधित होने पर। देखिए कभी भी किसी भी जनरेटर का वोल्टेज बनना हो या उसके या लास्ट मान कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई आप दौड़ रहे हैं और आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लास्ट आपकी रेसिंग क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे ज़्यादा आप नहीं दौड़ सकते। तो आप उस मान से अधिक नहीं दौड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने सैचुरेशन मान पर आप हो चुके हैं, लास्ट मान पर आ चुके हैं। ठीक, तो उसी तरह से क्या होता है जनरेटर में कि उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो संतृप्त हो चुका है, सैचुरेशन हो चुका है। ठीक, यानी उससे अधिक नहीं बढ़ सकता है। तो उस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आयरन की संतृप्त यानी सैचुरेशन होने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा खाली स्थान है, यंत्र हिस्टैरिसीस और एडी धारा के दोष से मुक्त रहता है। ठीक, ऑप्शन है मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल अस्थायी चुंबक प्रकार, स्थिर विद्युत, मूविंग कॉयल डायनेमोमीटर प्रकार। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा स्थिर विद्युत। अब देखिए स्थिर विद्युत क्यों होगा, सबसे पहले हिस्टैरिसीस करंट जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ को हम चुंबकित और विचुंबकित करते हैं तो उसमें जो होने वाली हानि होती है उसे हम हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। ठीक, अब देखिए स्थिर जब विद्युत होगी, जब स्थिर विद्युत होगा तो उसमें चुंबकित और अचुंबकित का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब वो विद्युत धारा के प्रभाव में होगा तो चुंबकित और विचुंबकित होगा ही नहीं, चुंबकित हो तो हमेशा चुंबकित ही रहेगा। ठीक, स्थिर धारा है तो, लेकिन वही जो अस्थिर धारा होती है तो क्या होगा, बार बार चुंबकित होगा और चुंबकित होगा, क्योंकि अस्थिर धारा है। ठीक, और उस हिसाब से हमारा हिस्टैरिसीस का हो गया। अब एडी धारा जो होता है, अब मान लीजिए कि स्थिर धारा है तो एडी करंट का भी मान जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, स्थिर विद्युत के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान किया जाता है ताकि, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सके, रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान किया जाए, एडी धारा हानि कम की जाए, वोल्टेज को परिवर्धित किया जा सके। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर हम ये देखते हैं कि डमी कॉइल क्या होता है। देखिए जब ये कॉइलों के बीच में, ये कॉइल के अंदर, जैसे कि आपने एक पोल सुपर कॉइल को वाइंडिंग किया, उसी पोल सुपर एक और वाइंडिंग किया जाता है। ठीक, और वो वाइंडिंग जो होती है वो रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान करने के लिए दिया जाता है ताकि वो सही तरीके से मूव करे। ठीक, यानी इधर उधर उसका बैलेंस ना बिगड़े। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रोटर की यांत्रिक बैलेंस प्रदान किया जाए, इसीलिए हम डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मिलान करना, सूची डीसी मशीन के प्रकार सूची पर अनुप्रयोग का मिलान करते तथा कूटों की सहायता सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक, यानी मिलान करना। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर हम ये देखते हैं कि पूछ रहा है श्रेणी इसका किस जनरेटर कहाँ प्रयोग करते हैं। तो श्रेणी जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बूस्टर के रूप में करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि श्रेणी जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बूस्टर के रूप में करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंडेड जनरेटर जो होता है, देखिए अब यहाँ देखते हैं वो शंट जनरेटर। देखिए शंट जनरेटर जो होता है हमारा, शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग बैटरी आयनन के रूप में करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी आयनन के रूप में शंट जनरेटर का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग। ठीक, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग दूर के भार की आपूर्ति के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, दूर के भार की आपूर्ति के लिए। ठीक, उसके बाद है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये जी डिफरेंशियल का प्रयोग जो होता है हमारा, डिफरेंशियल का प्रयोग जो होता है हमारा चाप वेल्डिंग के रूप में होता है। ठीक, तो इस आधार पे हमारा क्या हो गया, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोटर में एक दिशीय घूर्ण निम्नलिखित में से किसके सहायता से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है बुश के द्वारा, एडी प्लेट के द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा, ब्रूश एवं प्लेट दोनों के द्वारा। देखिए डीसी मोटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। और हम पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कम्यूटेटर क्या होता है, ठीक। यदि आप नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियो को आप देखें, ठीक है। तो किससे होता है? कम्यूटेटर के द्वारा। डीसी के लिए कम्यूटेटर और एसी के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, ठीक। ऑप्शन है हानियाँ घटाकर, हानियाँ बढ़ाकर, हानियाँ को स्थिर रखकर, दक्षता पर हानियों का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए हमने अभी आपको बताया कि किसी भी मशीन हो या मोटर हो, उसकी यदि हानि को हम घटा देंगे तो दक्षता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? हानियाँ घटाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच्ड वाइंडिंग कहलाती है जब, ठीक। यानी पूर्ण पिच्ड वाइंडिंग ये कह रहा है जितने कॉइल हो उतने उसके स्टेटर हो, ठीक, और उसमें वो लग जाए, उसे हम पूर्ण पिच्ड कहते हैं। ऑप्शन है वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच, वाइंडिंग पिच बड़ा है, वाइंडिंग पिच छोटा है पोल पिच से, वाइंडिंग पिच बड़ा है पोल पिच से, वाइंडिंग पिच देखिए इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कि डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है, ठीक। तो कब कहलाता है? वाइंडिंग पिच पोल पिच के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लाता रहूं।